चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आपका थर्ड चैप्टर पोइट्री सेक्शन। बिहार बोर्ड जो 12th इंग्लिश का है वो पोइट्री सेक्शन का थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और जो थर्ड चैप्टर आपका उसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो चलिए अब देखते हैं। पहले बेसिक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ये सब कि पोएम से पढ़ने से पहले ये बेसिक पॉइंट है क्या। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रहे हैं। ये जो पोइट्री सेक्शन का थर्ड चैप्टर है इसका मतलब क्या होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें पत्तियाँ तेज़ी से गिर रहे हैं। इसका देखिए, ये तो आपका जब ट्रांसलेट करते हैं तब ये मीनिंग निकलेगा, लेकिन हिडन मीनिंग जो पोएट कहना चाहता है उसके बारे में हम लोग इस पोएम में बात करेंगे। और इसके राइटर का नाम है विस्टन हुक ऑडेन। और ऑडेन का मतलब याद रखना है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फास्ट से मतलब याद रखना ऑडी गाड़ी, और ऑडी का मतलब समझना ऑडेन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर होंगे यानी पोएट होंगे उसका नाम है विस्टन हुक ऑडेन, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में WH ऑडेन कह सकते हैं। और इनका बॉर्न हुआ है यानी 1907 में 1907 में हुआ है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, बॉर्न हुआ था। लेकिन बाद में ये जाके शिफ्ट हो गए परमानेंटली 1939 के करीब। कहाँ शिफ्ट हो गए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए। और इन्होंने वहाँ भी जाकर बहुत अच्छे अच्छे पोएम को लिखा। और इसीलिए अमेरिकन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उन लोगों को पुटलीजर प्राइज़ मतलब विस्टन हुक ऑडेन को 1948 में पुटलीजर प्राइज़ से सम्मानित किया। और 1948 में याद रखोगे कि पुटलीजर प्राइज़ विस्टन हुक ऑडेन को कब मिला था, तो 1948 में। याद रखना है, ये बातें बहुत बार पूछा भी है क्वेश्चन में कि पुटलीजर प्राइज़ मिला कब था, तो वहाँ मिला था 1948 में विस्टन हुक ऑडेन को। जैसे यहाँ बताइए आपको भारत रत्न मिलता है अवार्ड, उसी तरह वहाँ भी होता है, अमेरिका की गवर्नमेंट देती है अगर अच्छे लोग काम करते हैं उस देश के लिए। तो चलिए, अब एंग्लो अमेरिकन क्यों हुए? क्योंकि ये प्योर अमेरिकन नहीं थे, यूनाइटेड किंगडम से जाके शिफ्ट हुए थे कहाँ? अमेरिका में। इसीलिए ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर हैं यानी पोएट हैं उनका नाम विस्टन हुक ऑडेन है, वो जाके शिफ्ट हुए थे कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम से। तो याद रखना है यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से कहाँ गए थे? अमेरिका में। 1973 में इनका डेथ हुआ था, वो भी वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग कंट्री है। ऑस्ट्रिया यूरोप की कंट्री है। आप जाओगे, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो फ्रांस है, जर्मनी है, तो उसी तरह यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। वहीं जाके इनका वियना में डेथ हुआ था, 1937 में इनका डेथ हुआ है। और ये एंग्लो अमेरिकन है। कुछ बातें यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो निकलेगी देखो। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर हैं उनका नाम है विस्टन हुक ऑडेन। इनका बॉर्न हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। और इनका डेथ हुआ था ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था? 1937 में डेथ हुआ था। ये एंग्लो अमेरिकन है और इनको पुटलीजर प्राइज़ मिला था, अमेरिका की गवर्नमेंट देती है। जैसे यहाँ भारत की गवर्नमेंट भारत रत्न देती है, उसी तरह पुटलीजर प्राइज़ मिलता है। 1948 में इनको मिला था। बहुत अच्छे काम इन्होंने उन लोगों के लिए यानी अमेरिका के लिए किया था, तब मिला था। अब इनके कुछ वर्क्स हैं, वर्क्स मतलब कुछ बुक्स उन्होंने लिखे हैं। और वर्क्स या बुक्स कुछ रचनाएं लिखी हैं जिनका नाम है एंग्लो एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, और द सी एंड द मिरर, द डायर्स हैंड्स, ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, फॉर द टाइम बीइंग, अ न्यू ईयर लेटर। देखिए, ये कुछ उन्होंने वर्क्स किए अपने लाइफ में, रचनाएं की हैं जिसका नाम क्या है? द एज ऑफ एंजाइटी, द सी एंड द मिरर, द डायर्स हैंड्स, द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, फॉर द टाइम बीइंग, न्यू ईयर लेटर। इससे क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे कि बताइए द एज ऑफ एंजाइटी किसने या किसकी वर्क्स है, तो आप क्या कहोगे आंसर में? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर जिनका नाम है विस्टन हुक ऑडेन। चलिए, ये बातें ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले यहाँ बातें समझ लेते हैं। देखो, आप लोग जब भी पोएम पढ़ेंगे तो एक बात याद आएगा, ये 4 पॉइंट हमेशा आते हैं ऑप्शन में कि बताइए ये क्या है। लिरिक आएगा, ब्लैड आएगा, ओड आएगा, सोनेट्स आएगा। देखिए, लिरिक इसको कहते हैं जो सॉन्ग के शब्द होते हैं उसको लिरिक कहते हैं, यानी वैसा पोएम जो गाने की तरह गाया गया हो या पोएट कहा हो बिल्कुल गाने की तरह रिसाइट किया हो, तो उसको लिरिक कहते हैं। ठीक है ना? तो आपसे पूछे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, तो एक लिरिक है। आपसे पूछे कि बैलेड क्या होता है, तो बैलेड उसको कहते हैं जो लंबा गाना या लंबा पोएम होता है एक लॉन्ग सा, और उसको वो मतलब हमेशा या तो स्टोरी या प्रेम के बारे में बात करता हो, वो भी पोएट
तो है, लेकिन वो स्टोरी टाइप का हो तो उसको कहेंगे बैलेड। और सोनेट्स उसको कहते हैं जो 14 लाइन्स का पोएम होता है, उसमें राइमिंग बहुत अच्छे से मिलते हैं। 14 लाइन्स के पोएम में नहीं, 14 लाइन का ही पोएम होगा, 14 लाइन्स का पोएम, उसको सोनेट्स कहेंगे। और जब भी होगा तो ये समझ जाना राइमिंग उसका बहुत अच्छे से पैटर्न वाइज होता है 14 लाइन्स के पोएम में। ओड किसको कहोगे? ओड का मतलब सीधा सीधा समझोगे प्रेम या हिम आ जाए तो कहोगे, यानी प्रार्थना के बारे में बात हो, यानी जब भी पोइट पोएम गा रहा हो और बेसिकली प्रार्थना वाली बात हो तो उसको कहना हो ओड। क्लियर हुआ? अब बातें आएँ, देखिए जो W.H. ऑडेन थे, विस्टन हुक ऑडेन, उनके लिए जो पोइट्री था वो था एक सीरियस गेम की तरह। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए सीरियस गेम जो था किसके लिए, पोइट्री जो था किसके लिए सीरियस गेम था, तो आपको W.H. ऑडेन लगाना है। ठीक है ना? अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मतलब समझोगे? नट्स का मतलब समझ लेंगे प्लांट। देखिए नट्स का मतलब सीधा सीधा आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नट्स, तो यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन प्लांट, है ना। एंड द विस्पर नेबर्स, विस्पर नेबर्स का मतलब क्या होगा? द एजेंट्स ऑफ डेथ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विस्परिंग नेबर्स, तो यू हैव टू सिलेक्ट द एजेंट्स ऑफ डेथ। एंड ट्रोल्स, ट्रोल्स इज अ स्कैंडिनेवियन वर्ड्स, है ना। इन मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स स्कैंडिनेवियन मीन्स ट्रोल, ठीक है ना, या ट्रोल्स मीन्स इन स्कैंडिनेवियन इन मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स। मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स में स्कैंडिनेवियन जो स्कैंडिनेवियन वर्ड से ट्रोल्स आया है। ट्रोल्स मतलब समझना नरभक्षी, जो मतलब किसी चीज़ को खाने के लिए बहुत मतलब बेताब होते हैं, नरभक्षी टाइप के लोग उसको कहते हैं, शैतान टाइप के लोगों को। पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, हम लोग जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है। इसका मतलब हम लोग की ज़िंदगी भी है आशाओं और निराशाओं से भरा हुआ। कभी कभी आशा भी लगता है कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा करेंगे, कभी कभी निराशा भी होता है कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? जैसे मालूम चला वो तो हम लोग जिस मतलब फॉर्म में ले जाना चाहते हैं लाइफ को, उस फॉर्म में हम लोग ले जा सकते हैं। वो आपको मतलब थिंकर्स जो हैं किस विचार पे ले जाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ को ले जा सकते हैं। आपको भी ले जाया जा सकता है, वो देखा जा सकता है कि किस बिहेवियर में और किस मैनर एटिकेट्स के साथ आप हैं, उसी बिहेवियर में आप जाते हो। यानी हम लोग की जो ज़िंदगी छोड़ी है वो सब बातें पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है, यानी आशाओं से भरा मतलब निराशाओं से भरा आशावादी समझना। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में क्या है कि हमेशा निराशाओं से भरा होता है और कभी कभी आशाएं लगती हैं, उम्मीद भी लगती है कि कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना? तो क्या समझना? ऑप्टिमिस्टिक आशा होगा, पेसिमिस्टिक निराशा भी होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक कम पेसिमिस्टिक समझना, या हो सकता है ऐसा भी पूछे कि पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है तो कौन सा पोएम है? वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसको स्टार लगा के रखना है क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी ऐसी है। अब देखो इन्होंने है तो यूनाइटेड किंगडम यानी आप समझोगे ब्रिटेन में बॉर्न हुआ है। इनका जो फ्रेज था, क्योंकि हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पढ़ेंगे कि दो ही टाइप का इंग्लिश होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, एक होता है ब्रिटेन इंग्लिश, दूसरा होता है यानी ब्रिटिश इंग्लिश, दूसरा होता है अमेरिकन इंग्लिश। तो याद रखना ब्रिटिश इंग्लिश इन्होंने अपनी जो पोएम के फ्रेज को भी बांटा था, तो एक ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ा फ्रेज में बांटा था और दूसरा अमेरिकन फ्रेज में बांटा था। ये बातें आपको ध्यान रखना है कि जो W.H. ऑडेन, विस्टन हुक ऑडेन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट या कोई भी उनका जो पोएम है, उन्होंने अपने ही पोएम को जब फ्रेज लिखते थे, है ना, फ्रेज का मतलब समझते हो गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, तो समझ जाना वो फ्रेज होता है। और भी बहुत अच्छे से वो कई तरह के फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, वो हम लोग जब ग्रामर आते हैं तब पढ़ते हैं। फिलहाल समझ जाना ब्रिटिश फ्रेज में भी, अमेरिकन फ्रेज में भी इन लोगों ने अपने पोएम को बांटा था। अब देखिए ये आइए हम लोग इतनी बातें अगर समझ गए हैं तो पूरी बातें यहाँ चले आते हैं। पहले इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर हैं उनका नाम है W.H. ऑडेन। इनको पुलित्जर प्राइज 1948 में मिला था। ये एंग्लो अमेरिकन है। एंग्लो अमेरिकन क्यों हुए समझाए थे। 1907 में इनका बॉर्न हुआ, डेथ हुआ 1937 में, 73 में, और वेना ऑस्ट्रेलिया में इनका डेथ हुआ था। ठीक है ना? इनके कुछ बुक्स हैं, रचनाएं हैं, जैसे द एज ऑफ एंजाइटी, द सी एंड द मिरर, द डायर्स हैंड्स, द ऑडिटर्स, द डांस ऑफ डेथ, द फॉर द टाइम बीइंग, द न्यू ईयर लेटर। लिरिक का मतलब समझाया था द वर्ड ऑफ सॉन्ग, यानी जो गाने के शब्द होते हैं उसको लिरिक कहते हैं, और जो पोएम गाने की तरह मतलब गा देता है, रिसाइट करता है पोएट, उसको कहते हैं लिरिक। बैलेड का मतलब होता है लंबा सा पोएम या लंबा सा सॉन्ग, जिसमें हमेशा जो स्टोरी है उसको बताया जाता है, यानी कहानी को पोएम में बता देना, पोएम में यानी रिसाइट करके बता देना, वही आपका बैलेड होता है। ओड का मतलब समझना सीधा सीधा प्रेयर की बात करते हैं। प्रेयर का मतलब समझोगे
प्रार्थना की बात करें और जिस पोएम में प्रार्थना की बात हो समझ जाना ओड होता है। सोनेट्स का मतलब क्या समझोगे, 14 लाइन्स का पोएम जो होता है उसको कहते हैं जो फिक्स पैटर्न में राइमिंग होता है, ठीक है ना। पोएट्री अब देखोगे W.H. ऑडिन जो है उनके जो पोएट्री थी बिल्कुल किसकी तरह था, सीरियस गेम की तरह था। और इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, नट्स का मतलब प्लांट समझना, विस्परिंग नेबर्स का एजेंट्स ऑफ डेथ, ट्रॉल्स का मतलब स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजिकल का क्रिएचर्स है, उसी को कहते हैं ट्रॉल्स। पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, ये आपका क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इन्होंने अपने ही पोएम में हर पोएम को अमेरिकन फ्रेज और ब्रिटिश फ्रेज में बांटा है। ये बातें अगर आगे है तो हम लोग अब आते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएम को पढ़ते हैं। देखो एक इसमें टोटल देखो एक स्टैंजा, 2 स्टैंजा और जहाँ जहाँ मैंने एरो लगा दिया समझ जाना 3 स्टैंजा और यहाँ पे 4 स्टैंजा और यहाँ पे 5 स्टैंजा है, यानी 5 स्टैंजा है और लगभग एक मतलब स्टैंजा में 4 लाइन है आपको, यानी 20 लाइन्स है और टोटल स्टैंजा आपका क्या है 5 है, यानी 5 आपका स्टैंजा है और 4 एक स्टैंजा में लाइन है, यानी 20 लाइन्स है और टोटल कितने स्टैंजा है 5। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ आएगी। आपसे पूछ देते नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कि कौन से मतलब कितने स्टैंजा है, तो 1 2 3 4 5 स्टैंजा है और 4 आपके क्या हैं, एक स्टैंजा में 4 लाइन है, यानी आपको लिखना पड़ेगा 20 लाइन। अब देखो कुछ बातें हैं, मैंने आपको बताया था सेंचुरी कैसे निकालते हो। देखोगे ये मतलब कौन से सेंचुरी में बॉर्न हुआ है, तो 19 से आगे एक भी बढ़ गया तो समझना 20th सेंचुरी है, 20वां सेंचुरी है। और यहाँ भी देखोगे 20वां सेंचुरी है, तो 20वें सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट मतलब कवियों में से एक है जिनका नाम है विस्टन हुग ऑर्डेन है। याद रखना है कि बताओ कौन से सेंचुरी के राइटर हैं, तो आपको मुझे उम्मीद है कि पिछला अगर लेक्चर देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये 20वां सेंचुरी कैसे है, बताया भी थे। चलिए तो अब नहीं है तो पिछला जाके रिकॉर्ड देखेंगे, आप पूरा मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या है। देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। देखिए यहाँ पे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रहे हैं। जो नर्स फ्लावर्स से विल नॉट लास्ट, जो नर्स हैं जो प्लांट्स हैं वो भी अब नहीं रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। और नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन, और कई नर्सेस जो हैं वो जा चुके हैं, मर चुके हैं। और द प्रैम्स गो रोलिंग, और ऐसे पहियों की गाड़ी, ये चक्के की गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। एक मतलब आपका हो गया मतलब ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग, लेकिन पोएट कहना क्या चाह रहे हैं इसका मतलब बताएंगे हम आपको। देखो लीव्स का मतलब समझोगे पत्ती, और यहाँ पे समझ जाना वो ओल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पत्ती तेज़ी से गिरे यानी हम लोग की जो ज़िंदगी है, लीव्स का मतलब हम लोग की जो लाइफ है वो हमारे क्या हो रही है, एक बार ढल रही है, बहुत तेज़ी से निकल रही है। जैसे एक बार इंसानों का अगर बॉन्ड हो जाए तो हमेशा उसकी उम्र घटती है, बढ़ती नहीं। हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम लोग की उम्र बढ़ रही है, लेकिन बताओ डेथ इज सर्टेन। आपको फर्स्ट पोएम में बताया गया था, याद कीजिए, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, में बताया गया था। उन्होंने पोएम में ही आपने कहा दिया था, कौन, जॉन डन, कि डेथ इज सर्टेन, क्योंकि मौत निश्चित है। तो बताओ जो चीज़ निश्चित होता है उसके हम लोग करीब जा रहे हैं, तो हमारे जो लाइफ है बिल्कुल क्या हो रही है, घट रही है, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी तरह वो पोएम में पोएट कहना चाह रहे हैं कि हम लोग की जो ज़िंदगी है बिल्कुल फास्ट हो रही है, तेज़ी से जा रही है। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और जो नर्स हुए हैं, नर्स मतलब जो पत्तियां भी नीचे गिरी हैं, इसका मतलब सीधे सीधे समझना कि जैसे पेड़ पौधे उसके नीचे बहुत सारे नर्सेस होते हैं, वो भी क्या होगा, नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका भी एक दिन ना एक दिन एंड होगा। उसी तरह यहाँ पे ये कहते हैं नर्सेस फ्लावर्स, यानी ओल्ड जो पर्सन है, जो बूढ़े लोग हैं, वो भी मतलब अब क्या होंगे, नहीं बचेंगे, अब जा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी घट रही है और वो भी हमेशा क्या होंगे, बचेंगे नहीं, हमेशा उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, और कई ऐसे ओल्ड पर्सन हैं जो अपने नर्सेस का मतलब यही समझो जो ओल्ड प्लांट है वो जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। एंड द प्राइम्स गो रोलिंग ऑन, और ऐसे मतलब जो लाइफ है ये क्या होने चलती रहेगी, गो रोलिंग ऑन मतलब हमेशा इस पहिए की गाड़ी हमेशा चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है, ठीक है ना। यानी सीधा सीधा नर्स का मतलब प्लांट कहते हैं, और प्लांट का मतलब हम लोग सीधे सीधे समझेंगे पर्सन को लेकर कि जो इतने ओल्ड पर्सन उनका डेथ हो रहा है, और कई लोग मतलब जा चुके हैं, और ऐसी पहियों की गाड़ी चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पहला लाइन का स्टैंजा का मतलब क्लियर हो गया। दूसरा स्टैंजा में आ रहे हैं, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, राइट लिखा हुआ है, देखिए ये इसका मतलब विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। हमारे जो विस्परिंग नेबर्स मतलब एजेंट्स ऑफ डेथ होता है, हमेशा राइट और लेफ्ट होते हैं। कई धर्मों में आपको बताया जाता होगा कि आपके 2 फरिश्ते होते हैं लेफ्ट और राइट में। अगर अच्छा काम कर रहे होगे तो आपको राइट में कुछ नोट्स करने वाले मतलब क्या होंगे, विस्परिंग नेबर हो गए, यानी फरिश्ते होंगे, और जो आप गलत काम करोगे वो लेफ्ट में होंगे, और राइट अच्छा काम करोगे तो राइट में बैठे होते हैं फरिश्ते, वो आपका नोट डाउन करेंगे। एक दिन आपका लाइफ एंड होगा तो उसका हिसाब किताब होगा कि आपने अच्छाई किया कि बुराई। अगर अच्छाई किया होगा तो आप उस विषय में हेवन यानी जन्नत, और जिसको आप
हेवन कहते हो, है ना, वो उस मिलेगा, और नहीं तो आपको क्या मिलेगा, यस, जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम मतलब क्या समझोगे, हेल, ठीक है ना, दोज़ख में जाएंगे, ठीक है ना। अब देखोगे यही कहते हैं विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, हमारे आगे पीछे क्या है, विस्परिंग नेबर्स है, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और ये हम लोगों को सच में एंजॉय करने से रोकते हैं, ठीक है ना। जो रियलिटी जो हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं अपने लाइफ को, उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं हम लोग को। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और एक दिन जो चंचल हाथ है जो हम लोग का है, डेथ के बाद क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, थम जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इतनी शक्ति नहीं होगी लाइफ में कि वो कुछ अपने आप से, मतलब बैठी हुई मक्खी को अपने बॉडी से हटा पाएँ। ये जो चंचल हाथ है वो भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, रुक जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और ये जो ताकत है, पावर है, एक दिन घुटनों तक झुक जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही हम लोग का सीक्वेंस चलता है बचपन से बुढ़ापे तक। एक टाइम में बहुत मतलब ताकत होती है, और एक टाइम में ऐसी ताकत होती है कि हम लोग चल नहीं फिरते हैं, दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। और यही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि हम लोग एकदम एंड हो जाएंगे, उस पर झुक जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर देखोगे डेड इन द हंड्रेड्स एट द बैक, और देखोगे जब भी डेथ होता है, मृत्यु होता है, तो उसके पीछे कई सैकड़ों लोग रहते हैं उसके पीछे, नहीं। और देखोगे फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और देखोगे ट्रैक मतलब देखोगे एक मतलब सीक्वेंस से जो लोग चलते हैं एक दिशा में, और फॉलो वुडन का मतलब क्या समझोगे, लकड़ी के ताबूत में मरने के बाद जो लो जाया जाता है उसके पीछे सैकड़ों लोग मतलब क्या चलते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है ना। और आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और देखो जो उठाते हैं उनका दिल नहीं होता है कि मतलब उठाए, लेकिन मजबूरी में उसको उठाना पड़ता है। और ये कहते हैं इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये प्यार जो भी होता है वो फॉल्स होता है, वो प्यार मतलब दिखावे के लिए होता है, उनका मन अंदर से नहीं करता, ये होता है। यानी एंड में ऐसी ज़िंदगी कभी कभी आती है कि नफरतें दिल में इतना होता है कि करने का मन नहीं होता, लोगों को दिखाने के लिए वहाँ पे भी वो लोग काम करते हैं। ऐसे ही होगा एंड में, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही होती है। फिर कहते हैं स्टार्विंग थ्रू, देखो ये 3 स्टैंजा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आप आइए 4th स्टैंजा के ऊपर, और देखोगे स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। इसका मतलब क्या समझोगे, स्टार्विंग मतलब भूखे लोग, लीफलेस जो वुड है वो इधर उधर भटक रहे हैं, ट्रॉल्स भी अपने मतलब फूड के लिए इधर उधर भटक रहा है। यानी मृत्यु जब होता है, डेथ होता है, तो देखोगे जब भी एंड होता है बॉडी का, तो उसके कीड़े मकोड़े खाने वाले होते हैं, जो नरभक्षी लोग होते हैं उसको पाने के लिए चाहत रखते हैं, ठीक है ना। और वही कह रहे हैं कि जो नरभक्षी लोग हैं वो अपने फूड के लिए जंगलों में मतलब इधर उधर घूम रहे हैं और पाने की उसकी कोशिश कर रहे हैं। एंड द नाइटिंगल इज डम, और जो नाइटिंगल है, बुलबुल है, जो मतलब आपको कोई अगर मार दे तो उस पर मतलब चहचहाने की और लड़ने की कोई आपको कोशिश करता था, आपको बचाता था, आज वो भी डम हो चुके हैं। कोई मतलब आपको साथ देने वाला यहाँ पे नहीं मिलेगा, ख़त्म हो चुका होता है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और वो भी एंजल भी वहाँ पे फरिश्ते भी नहीं आएंगे, जो आपके सपोर्ट होते, जो आपके एक एंजल थे वो भी नहीं आएंगे। इसका मतलब सीधे सीधे ये भी समझोगे, दूसरा भी मीनिंग यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि थॉट्स पोइट के अलग अलग होते हैं। ये भी कहते हैं कि देखो समाज की जो बुराई होती है वो बिल्कुल हो चुकी है, मतलब लोग गूंगे हो चुके हैं, कोई देखने वाला उसका नहीं है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो मतलब सही लोग थे वो भी अब नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए और बताने के लिए क्या गलत है क्या सही। यहाँ पे दूसरा भी मीनिंग निकाल सकते हैं, पोएट जो है वो अपने अकॉर्डिंग है, दोनों मीनिंग हिडन रखे उन्होंने, ठीक है। अब देखोगे कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ये देखोगे आगे चल के इन्होंने कहा कि जो कोल्ड इम्पॉसिबल है, आगे ठंडा है और आगे इम्पॉसिबल है। ये कहते हैं कि ठंडापन है आगे, ज़िंदगी में एकदम शांति ही शांति है, लेकिन कहते हैं कि इम्पॉसिबल भी लगता है कभी कभी कि आप आगे चल के मतलब कुछ करेंगे तो हमेशा वो कूलनेस फील हो, आराम फील हो, ये भी मतलब इम्पॉसिबल कभी कभी लगता है, लेकिन ठंडापन भी है। फिर कहते हैं लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, ये देखोगे पहाड़ की चोटी को जाके देखो, उसके टॉप पोजीशन को जाओ, कितना लवली दिखता है। ठीक कहते हैं फिर हुज वाइट वाटरफॉल क्लाउड ब्लेस, और जिसको वाइट वाटरफॉल मतलब समझोगे जो मतलब उजला सा, आप कभी पानी झरना से गिरते देखो पहाड़ से तो बिल्कुल वाइट दिखता है, और उसको देखो कि मतलब उसके जो वाटरफॉल होते हैं वो क्लाउड ब्लेस होता है, एक आशीर्वाद होता है लोगों के लिए कि जब भी लास्ट डिस्ट्रेस में भी कोई मतलब डिस्ट्रेस में हो और वो उधर से गुजर रहा हो तो अपनी चोटी से जो मतलब पहाड़ पानी बना देता है उससे भी लोग आराम लेते हैं, उसका मतलब मज़ा लेते हैं। यानी वो अगर
एंड भी हो जाता है, यानी पहाड़ की जो चोटी होती है वो बर्फ़ से जो ढका होता है और वो पानी से भी बदल के नीचे चला आता है, तो उससे भी क्या होते हैं लोग फ़ायदा लेते हैं। ये एक ब्लेस की बात है। और ट्रैवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और जो ट्रैवल करते हैं उनका जो लास्ट डिस्ट्रेस होता है, यानी जो एंड में आते हैं वो लोग, और उनका जो डिस्ट्रेस होता है उसको भी क्या करता है वो ख़त्म करता है। तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही होना चाहिए कि अगर एंड भी कभी हो जाए तो लोगों को इतनी फ़ायदा देकर जाए जिससे लोगों का डिस्ट्रेस कम हो जाए। ये मतलब इनके कहने का मीनिंग है। और ट्रैवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, एंड में क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म होने वाला। हर चीज़ इस दुनिया में क्या है, टेम्परेरी है, हर कुछ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाने वाला है। यहाँ से ये पोएट ऐसा कहते हैं। अब चलो इसका मतलब हम लोग जो समझेंगे, हाँ, तो इसका मतलब हम लोग जो लाइफ में समझे कि है क्या, तो कुछ नहीं, लाइफ एक क्या है, टेम्परेरी थिंग्स है, और वो क्या होता रहा, हमेशा बदलने वाली चीज़ है, और बिना बदले कुछ नहीं होता। और इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं कौन, हमारे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के विस्टन हुक ऑर्डन, W.H. ऑर्डन, ये अपने पोएम में इन्होंने बताया सीधे सीधा कि देखो जो पत्तियाँ तेज़ी गिर रहे हैं और जो जन्म लिए हैं और जिनका मतलब नर्स है जो ओल्ड हो चुके हैं, पर्सन हो चुके हैं, वो क्या होगा, अब टिकने वाले वो भी एंड हो जाएंगे। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेव तक जा चुके हैं, और ये ऐसी परंपरा मतलब रोल की गाड़ी चलती रहेगी। फिर कहते हैं जो एजेंट्स ऑफ डेथ होते हैं वो हम लोगों को क्या करते हैं, रियल लाइफ से मज़ा लेने के लिए रोकते हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि चंचल जो हाथ है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, रुक जाएगा, और हम लोग अपनी ताकत जो है एक दिन घुटनाओं के बल मतलब झुक जाएंगे। और ऐसे लोग जो मतलब वुडन ट्रैक में जो मतलब एंड होता है लाइफ, और लास्ट में ले जाते हैं लास्ट सेरेमनी के लिए, और देखोगे मरने के बाद तो वो वुडन ट्रैक में ले जाते हैं, और उनके पीछे सैकड़ों लोग होते हैं, और जो उनका मन नहीं होता वो मतलब आर्म्स को, हथियार को उठाने के लिए, लेकिन वो बिना चाहते हुए उठाते हैं दिखावे के लिए। वो उनका लव जो होता है फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव होता है, वो कोई मतलब रियल वाला मतलब मोहब्बत होती नहीं है। सब लोग भूल जाते हैं एंड में, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद सब भूल जाते हैं कि मेरा कोई था भी, ये यहाँ पे से एंड हो जाता है ये लाइफ। फिर कहते हैं कि देखो ये जो आपको मतलब नरभक्षी लोग हैं, यानी जितने कीड़े मकोड़े हैं समझ जाना, ग्रेव यार्ड्स हो, वहाँ जाने के बाद सब लोग आपके बॉडी को खा लेते हैं, क्योंकि वो भी भूखे पड़े हैं उस चीज़ को पाने के लिए। और ये जो नाइटिंगेल है, जो आपके लोग हैं, आपके मतलब चाहने वाले, वो भी डम हो चुके हैं। डम का मतलब गूंगे हो चुके हैं, कोई आपका बोलने वाला नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आपके साथ जो एंजल है वो भी अब नहीं आएंगे, जो मतलब एंजल मतलब एक फरिश्ता है, जो आपको कोई मारता था तो आपके सपोर्ट में 100 लोग खड़े, तो अब वो कोई आने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल हेड, आगे चल के सब कुछ ठंड हो जाएगा, मतलब लगता है इम्पॉसिबल लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिट्स द माउंटेन्स लवली हेड, और उस पहाड़ से सीखो कि जब मतलब माउंटेन का जो लिस्ट होता है, टॉप चोटी होता है, वो भी अगर पिघल के गिरता है तो पानी बन के आता है, जो मतलब वाटरफॉल एक क्लाउड है, ब्लेस है, लोगों को देता है, आशीर्वाद देता है। और उसका एक ब्लेसिंग है कि ट्रैवल्स इन देयर लास्ट स्टेज, की मतलब जो यंग में जो यात्री लोग वहाँ से गुजरता है तो उसको अपना पानी यानी खुद बर्बाद हो गया, एक चोटी बर्बाद होकर गिर भी रहा है तो लोगों को मतलब फ़ायदा देता है। तो आप अपनी ज़िंदगी को भी वैसे बनाइए कि एंड भी हो तो लोग फ़ायदे देकर जाएं। जैसे मधुमक्खी का छत देखा आपने, देखोगे अगर उसको ख़त्म भी कर देते हो तो उससे बहुत सारे फ़ायदे आप लेते हो। भले उसका घर उजाड़ देते हो, लेकिन घर उजाड़ने से कई लोगों का फ़ायदा होता है, कई चीज़ का उससे अचीवमेंट होती है। उसको मतलब शहद जब आप लेते हो हनी तो फ़ायदा होता है। ये इनका समझाने का मीनिंग था। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द ऑब्जेक्टिव सेशन, और मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर हैं। चलिए तो ये बातें फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में।